किस तरह की जाएगी जांच और कौन करेगा? तो मुर्शिदाबाद हिंसा की अब एसआईटी जांच होगी और जांच के लिए एसआईटी का गठन इस वक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस एसआईटी की विशेष टीम में बंगाल पुलिस के 9 अधिकारी इसमें शामिल हैं और ये 9 अधिकारी अब इस हिंसा से जुड़ी हुई एक एक जांच करेंगे। हिंसा के कारणों की जांच की जाएगी कि आखिर हिंसा किन कारणों की वजह से हुई, और साथ ही इस टीम में ये जो पूरी टीम है वो ये भी जांच करेगी कि आखिर इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोग कौन थे। इसके अलावा मुर्शिदाबाद रेंज के जो डीआईजी हैं वो इस टीम की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। 9 अधिकारी इस टीम में मौजूद हैं और इस पर भी नजर हमारी लगातार बढ़ेगी। इसके साथ ही एसआईटी की इस टीम में कौन कौन शामिल है वो भी आपको बता देते हैं। एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खुफिया विभाग से, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 2 उपाधीक्षक, एक सीआईएफ और एक सीआईडी की टीम से 2 उपाधीक्षक को भी शामिल इसमें किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 निरीक्षक शामिल किए गए जिसमें 4 सीआईडी से हैं और 1 यातायात पुलिस से है, तो 4 निरीक्षक इधर से भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी को भी इसमें शामिल किया गया है। सुंदरबन पुलिस जिले के वो प्रभारी है, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो ये 9 अधिकारी अब इस पूरे जो हिंसा हुई थी उसकी अब जांच करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद छोड़कर के दूसरी जगह शरण ले रहे हिंदुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। राहत शिविरों में जो हिंदू शरणार्थी पहुंच रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही शरणार्थियों की जो संख्या बढ़ रही है वो काफी अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि अगर हम मालदा की बात करें तो मालदा में अभी इस वक्त करीब 640 लोगों ने शरण ली हुई है और इन 640 लोगों में से 550 यानी कि 550 लोग हाई स्कूल में जो शिविर लगा हुआ है वहां पर मौजूद है। वहां पर उनका खाने पीने की जो चीजें हैं वो उन पर उपलब्ध कराई जा रही है उन तक। लेकिन इसके साथ ही इसके अलावा जो लोग हैं वो अपने अपने जो रिश्तेदार उनके आसपास रहते हैं उनके घरों में रुके हुए हैं, शरण ली हुई है। और ऐसे में ये जो संख्या है वो फिलहाल अभी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस हिंसा के बाद से लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो ममता सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता सरकार पर सीधे तौर पर हमले बोला और साथ ही किरण रिजिजू की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ममता ने मुर्शिदाबाद और भांगड़ जैसे क्षेत्रों में अशांति फैलाई है। ये बात उनकी तरफ से, किरण रिजिजू की तरफ से कही गई। लेकिन किरण रिजिजू के अलावा और भी अलग अलग बयान इस वक्त सामने आए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि सीएम का अधिनियम का विरोध करने वाला बयान चरमपंथी समूहों के लिए मौन समर्थन के रूप में नजर आ रहा है। ये बात प्रदीप भंडारी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही अमित मालवीय है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, साथ ही आईटी सेल के प्रभारी भी हैं। बनर्जी के भड़काऊ भाषणों ने सीधे तौर पर अशांति में योगदान दिया है, तो कहीं ना कहीं चौतरफा घेरती हुई ममता बनर्जी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही ममता वर्सेस योगी भी नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो बयान दिया वो उस पर ममता बनर्जी पलटवार करती हुई नजर आई है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है, जिसपे ममता बनर्जी कह रही है कि सीएम योगी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि दंगाइयों को शांति दूत ममता बनर्जी कह रही हैं और वहीं ममता बनर्जी कहती हैं कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं। तो इस तरीके के तमाम टिप्पणियां इस वक्त एक दूसरे पर की जा रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंसा को लेकर कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है, बातों से नहीं मानते। और वहीं ममता बनर्जी महाकुंभ की बात करती हुई इस दौरान नजर आती है और महाकुंभ की बात करते हुए हमलावर हुई। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है, जिन लोगों ने हिंसा की है उनके लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। तो वहीं ममता बनर्जी यूपी का जिक्र करते हुए कहती है कि मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए हैं। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं अब नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को आजादी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में ये बात कही गई। तो सीधे तौर पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हाल ही में हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर अलग अलग तरह के बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही वहीं ममता बनर्जी पर एक तरफा पॉलिटिक्स करने का भी आरोप लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या क्योंकि ज्यादा है और इसीलिए इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक पाने की जुगत में इस वक्त ममता बनर्जी हैं। हालांकि क्या आंकड़ा है अभी तक का वो भी आपको बताएंगे कि कितना मुस्लिम वोट बैंक इनके पास में है और क्या कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आंकड़ा रहा है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि 2010 से पहले कांग्रेस और लेफ्ट के साथ था ये मुस्लिम मतदाता। लेकिन 2011 में जब चुनाव हुए तो 2011 के बाद से ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक मुस्लिमों को कहा जाता है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक तरफा पॉलिटिक्स का आरोप इस वक्त ममता बनर्जी पर लग रहा है। क्योंकि बंगाल में अगर आपको चुनावी जंग जीतनी है तो उसके लिए मुस्लिमों का साथ बेहद जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। इसके साथ ही आखिर
तृणमूल कांग्रेस क्यों मुस्लिम वोटों पर ही निर्भर है और कितनी निर्भर है, वो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम समुदाय की भागीदारी है। पश्चिम बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम समुदाय है। और 2006 की अगर हम बात करते हैं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2006 में, तो उस दौरान टीएमसी को 22% मुस्लिम वोट का साथ मिला था। और तब से जो है ये आंकड़ा अभी तक, आज तक अगर हम देखें तो लगातार बढ़ता रहा है। 2006 के बाद 2011 विधानसभा चुनाव में 35% मुस्लिमों का वोट टीएमसी को मिला। और उसके बाद में 2011 के बाद 2014 के जब आम चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, तो उस दौरान 40% मुस्लिमों का साथ ममता बनर्जी को मिलता हुआ नजर आया। टीएमसी को उस दौरान 40% मुस्लिमों का साथ मिला। उसके बाद में 2 साल बाद, साल 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तो 55% वोट टीएमसी को मिला है मुस्लिमों का। 2019 के आम चुनावों में 70% वोट ममता बनर्जी के साथ रहा और वोट किया, उनके साथ में समर्थन किया। उसके बाद 2021 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में, तो 75% मुसलमानों ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, समर्थन किया। तो किस तरीके से एक तरफा राजनीति की भी बात की जा रही है कि ममता बनर्जी जो है वो एक तरफा चीजें कर रही हैं। और इसी पर ताजा अपडेट इस वक्त ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, देखिए, एसआईटी जांच अब की जाएगी। एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो हिंदू शरणार्थी इस वक्त दूसरी जगह पर शरण लिए हुए हैं, उनकी वापसी को लेकर क्या प्लानिंग अभी इस वक्त चल रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि यह संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं कृतिका, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो मैं कल से पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, स्थिति सामान्य है, वो लोग क्या ये 650, 700 और करीब 1000 के आसपास ये जो रिफ्यूज है, इनके बारे में क्या सवाल इनका मन में भाव है? क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ बयानबाजी में बिजी है, या देश की गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी में बिजी है। और कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो पुलिस बल की कोई हो, चाहे वो प्रशासन की कोई हो, जो इन लोगों को जाके आश्वासन दे कि अगले 3 दिन में, अगले 5 दिन में, अगले 10 दिन में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा। आपका जो वो उपद्रवी पड़ोसी आप डर रहे हैं जिनके कारण, उनसे आपका एक मीटिंग कराया जाएगा। आप फिर वापस वही माहौल में वापस जाएंगे। आपका जो कारोबार हुआ करता था, उस कारोबार आप फिर से खोल सकते हैं। आपका जो अगर खेती जमीन हुआ करता था, तो वो खेती जमीन में आप फिर से काम कर सकते हैं। आप वापस जाइए, आप दूसरे जगह पे मत रहने का बात सोचिए। तो ये कोई नहीं कह रहा है, ये इसके बारे में कोई नहीं कह रहा है। तो ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक तो सामान्य दूर की बात है, हालात सुधर गए हैं ये भी हम बोल नहीं सकते कृतिका। लेकिन प्रसन्नजीत, आखिर किस आधार पे कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हैं और सुधर गए हैं? अगर लोगों के मन में, लोगों के जहन में अगर अभी भी डर बना हुआ है, तो किस आधार पे ये बात कही जा रही है? पहली बात तो है कि लोगों का मन दिखता नहीं है, तो ये समझना जरूरी है। ममता बनर्जी जैसे लोग, जो ये आपने जो अपने रिपोर्ट में दिखा रही थी, ये जो 75% के आसपास मुस्लिम समुदाय की वोट इनको मिलता गया 2021-24 तक, तो इसमें ये जो है, ये बंगाल की पूरे जो वोट बैंक है, पूरे जो वोटर लिस्ट है, उसमें से 30 से 32% है। तो 30 से 32% के अंदर में से अगर 75% इनको मिल जाए, तो इनका सोच है कि अगर 1000 लोग विस्थापित होकर रिफ्यूजी बने तो हमको क्या लेना देना, हमको तो वहां से 75 की जगह फिर से 80% वोट मिल जाएगा। तो हमारा कुछ ये इस तरह की जो सीटें हैं वो 2026 की चुनाव में इंश्योर हो जाएगा, और फिर भाड़ में जाए बाकी लोग, वो बाद में देखेंगे। अगर नहीं देखना है तो वो अपने अपने जगह ढूंढ लेंगे, या अपने अपने सर छिपाने की जगह बना लेंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये जो डरे हुए हैं, उनके साथ ममता बनर्जी जो पूरी तरह से एग्रेसिव है मुसलमान वोटों के लिए, तो ये दोनों का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये वॉरफेयर में पिस रहे हैं ये जो रिफ्यूज है ये लोग। और भाजपा की तरफ से काफी कोशिश किया जा रहा है, भारत सेवा संघ की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, रामकृष्ण मिशन की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं हो सकता है, ये टेम्पोररी है। और जिन पुरखों का जो जमीन है, पुरखों का जमीन में वापस जाना यही एकमात्र उपाय है जिससे अमन और चैन वापस है, ये हम बोल सकते हैं कृतिका।
बिल्कुल। इसी के साथ प्रसन्नजीत, अगर हम देखें तो ममता बनर्जी की तरफ से मुस्लिमों से तो वो मीटिंग कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो दूसरी जगह पर जाकर शरण ले रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की अभी सोची भी नहीं। यहाँ पे एक दूसरे मजेदार चीज होने जा रहा है। आपको बता दूं, पूरे देश को समझना चाहिए, बंगाल में अलग अलग चीजों का डुप्लीकेट बनाया जाता है। यहाँ पे एक पार्क है जहां पे 7 वंडर का डुप्लीकेट बनाया गया है। उसी तरह से पूरी जगन्नाथ धाम की जो मंदिर है, उस मंदिर की एक डुप्लीकेट बनाया गया है समुंदर के पास दीघा में। अब ममता बनर्जी कल से बिजी है इस काम के लिए। भाड़ में जब ये सब शब्द ब्रॉडकास्ट में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस रिफ्यूजी के बारे में बता रहा हूं कि भाड़ में जाए रिफ्यूजी। अब ममता बनर्जी बिजी है कि अब मुसलमान वोट मेरे लिए तो हो गया, जो बाकी 12-14% हिंदू वोट हमें चाहिए, उसके लिए एक डुप्लीकेट जगन्नाथ मंदिर दीघा में बनाकर 30 तारीख अक्षय तृतीया के दिन हजारों करोड़ों रुपया सरकार की खजाना से खर्चा करके वहां पे हिंदुओं को लुभाने। अच्छा, आप बताइए कृतिका, कोई जगह धाम हिंदू सनातनी में जो 4 धाम है, वो 4 धाम का कोई डुप्लीकेट हो सकता है क्या? एक डुप्लीकेट इमारत बनाया गया है जिसको जगन्नाथपुरी धाम जैसे बनाकर ममता बनर्जी ने 30 तारीख को उसको एक ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा एक फैनफेयर करने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को न्योता दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल मीडिया। तो कल से ममता बनर्जी वो अपना जो बाकी 12-13-14% हिंदू वोट है, उनके लिए एक डुप्लीकेट जगन्नाथ धाम बना के उनको बेवकूफ बनाने के काम पे लगे हुए हैं। ये हजार के जो रिफ्यूजी है, इनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है उनके पास। कृतिका, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या इसके जरिए वोट बैंक में इजाफा हो पाएगा। आप हिंदुओं को तो सुरक्षा मुहैया करा नहीं पा रहे, लेकिन वहीं मंदिरों की बात कर रहे हैं आप। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है दूसरी प्रमुख खबर, जहां अब बात वक्फ पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है और आज भी बीते कल भी अहम सुनवाई हुई थी और अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार आज किया जाएगा। दरअसल बीते कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सारे सवाल किए थे, जिस पर केंद्र को अपनी दलीलें भी देनी है। तो वही कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई